दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। अभी भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी में हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है। जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और हिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक दो वीडियो और बचे होंगे मेडाइवल हिस्ट्री का। ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री करवाया जा चुका है, और एंशिएंट हिस्ट्री करवाया जा चुका है, और मेडाइवल भी करीब कंप्लीट ही है। दो तीन वीडियो और आएंगे उसमें। और ज्योग्राफी में भी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट होता है उसको करवाया जा चुका है। और आज से हम लोग भारत का भूगोल कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कई PCS में भी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, और IAS में भी पूछे जा चुके हैं, और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन, जनरल में जैसे रेलवे, बैंकिंग, SSC, BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है, या बिहार दरोगा, ठीक है, इन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, सामान्य परिचय से संबंधित क्वेश्चन, क्षेत्रफल से संबंधित करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? नहीं, 5वां नहीं, 7वां बड़ा देश है, तो ये गलत हो गया। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। हाँ, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है, तो ये सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है? नहीं, कुछ उष्ण कटिबंध में भी है और कुछ उपोष्ण कटिबंध में, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो दूसरा सही हो गया। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। और दूसरा भी, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। ठीक है, मतलब विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो दूसरा और चौथा सही हो गया, तो D आंसर हो जाएगा। 2 और 4 सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, ठीक है, भारत का विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का। और जनसंख्या की दृष्टि से कितना है? तो दूसरा है चीन के बाद। और ऐसे 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला कौन है? रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, 5वां ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें स्थान पर भारत है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चीन के बाद बड़ा देश है। ठीक है, भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, जबकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। मतलब कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उष्ण कटिबंध होता है, लेकिन भारत का विस्तार जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, मतलब उपोष्ण कटिबंध में भी पहुंच जाता है। ठीक है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 6 डिग्री, अंडमान निकोबार वाला भी एरिया वहाँ से करते हैं तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण, ठीक है, दोनों कटिबंध में है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इन डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से करते चलेंगे क्योंकि आसपास से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए करते हैं आगे। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा? तो आकार में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, C आंसर हो जाएगा। आकार की दृष्टि से भारत
विश्व का 7वां बड़ा देश है। सी आंसर होगा, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति 16 नहीं, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। 17.5% लगभग है अब 2011 की जनगणना के अनुसार। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17.5%, यहाँ 17% दिया है, 17.5% अब हो गया है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 17.5%, 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक है। और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32 लाख, कहाँ दाएँ सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये काफ़ी बार पूछ दिया जाता है डायरेक्ट, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है, जो विश्व का 2.4% भारत के पास है, ध्यान रखेंगे। जबकि भारत की संपूर्ण विश्व का 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक है। कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि भारत के पास है, तो 2.4% है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये एरिया याद रखेंगे, ये परसेंट याद रखेंगे, ठीक है। और जनसंख्या कितना भारत के पास है, तो 17.5 मतलब 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। पूरे विश्व का प्रतिशत 17.5% भारत में निवास करती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सब डिटेल्स को। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो भारतवर्ष में लगभग इनमें से कोई नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 6,40,930 है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,930 गांव है। अक्षांशीय विस्तार से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। भारत विस्तृत है, तो भारत विस्तृत है कितना, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है भारत, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। ये सब डिटेल्स थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार कितना है। मुख्य भूमि का भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार कितना, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है, ठीक है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, ठीक है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी अक्षांश और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, तो राजस्थान से भी गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, तो राजस्थान से भी होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, तो ये आंसर हो जाएगा। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर, ठीक है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। भारत एवं कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, उड़ीसा से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, आंध्र प्रदेश से नहीं, झारखंड से गुजरती है,
बिहार नहीं, बिहार तो अब अलग हो गया है झारखंड से। तो अब झारखंड से, पहले बिहार से गुजरती थी, लेकिन अब चूंकि झारखंड अलग हो गया है बिहार से, तो अब झारखंड से गुजरती है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। कौन कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। अतः वर्तमान में उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं है, लेकिन ये झारखंड अब है। अगर यहाँ झारखंड रहे तो झारखंड होगा। ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, और पूर्वोत्तर में कौन कौन? त्रिपुरा और मिजोरम से भी गुजरती है। तो इन सभी से गुजरती है। ठीक है, कुल 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? 8 राज्य। तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखिए तो कौन सी गुजरती है? गुजरात से, फिर राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद झारखंड से, उसके बाद पश्चिम बंगाल से, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। 8 राज्य से गुजरती है। और पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन से हैं? तो त्रिपुरा और मिजोरम है। ध्यान रखेंगे, कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे, डिटेल्स को थोड़ा करते चलेंगे। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। ठीक है, पहले बिहार से गुजरती थी, लेकिन जब बिहार का बंटवारा हो गया 2000 में, तो उस समय फिर झारखंड से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर गांधीनगर स्थित है। इसमें अगरतला, जबलपुर, उज्जैन और गांधीनगर में, तो गांधीनगर इनमें निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो गांधीनगर। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, गांधीनगर इनमें सबसे निकटतम है। मतलब 17, इन सब का 19, 21, -20, ये 17 है। तो ये थोड़ा ये निकटतम है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा के निकट है कोलकाता इनमें है। ठीक है, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर और कोलकाता में, तो कोलकाता इनमें कर्क रेखा के निकट है। देखिए कोलकाता का विस्तार कहाँ पे है स्थित? 22 डिग्री 23 मिनट पर है, और ये 28 पे है, ये 26 पे, 21 पे, तो सबसे निकट कोलकाता ही है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, 23.5 डिग्री के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री जो कि कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो भारत को लगभग बीचों बीच से काटती है, बांटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इनमें कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन है? तो मणिपुर स्थित है। झारखंड से तो कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम से भी और त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन मणिपुर जो है इसके कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो जून में दिन की अवधि कहाँ अधिकतम होगी? तो दिल्ली में, क्योंकि उत्तरार्ध होगा ना, जून में उत्तरायण होगा, तो उस समय
उत्तरी इलाके में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा मतलब दिन बड़ा होगा, दिन की अवधि अधिकतम होगी तो दिल्ली में अधिकतम होगी। ठीक है, क्योंकि दिल्ली उत्तर वाले एरिया में पड़ता है, उत्तरायण के समय दिल्ली में ज़्यादा होगी। हैदराबाद तो दक्षिण में पड़ता है, चेन्नई भी दक्षिण वाले, भोपाल भी दिल्ली से दक्षिण ही है, तो सबसे ज़्यादा ये उत्तर है, तो इसी में होगा सबसे ज़्यादा अवधि। डी आंसर होगा। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट के देखते हैं, मानक समय से संबंधित क्वेश्चन है। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है कौन सा? तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पूर्वी है। ठीक है, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का अंतराल होगा। ठीक है, 2 घंटे का, बी आंसर हो जाएगा। गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 10 मिनट पूर्व से ये 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री इस से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। देखिए, गुजरात का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। अरुणाचल प्रदेश का 91 से 97 पूर्व। गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल के पूर्व के मध्य देशांतरीय विस्तार 97 डिग्री 30 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट होता है ना, तो उसका लगभग 29 डिग्री 20 मिनट के मतलब कि आधे घंटे, ये 30 डिग्री के आसपास, तो 30 डिग्री कितना? तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, 15 चौका 60। ठीक है, तो 30 डिग्री 2 घंटे के बराबर हो गया, तो 2 घंटे का अंतर हो गया। ठीक है, 2 घंटे का अंतराल हो जाएगा। पूर्व और पश्चिम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय छोर के वालांग में 2 घंटे का अंतराल होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, तो ये नहीं, ये गलत होगा। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, तो ये सही होगा। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, तो ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही होगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही होगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो इनमें है रीवा। ठीक है, इन सब में रीवा भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। रीवा 81.19 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और बाकी ये 78, 75, 77
तो इनमें सबसे नज़दीक है देशांतर रेखा भारत के मानक समय पर रीवा है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाह्न होगा। ठीक है, बानवे में से 82.5 डिग्री घटाएंगे तो 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर आता है। तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए इसके बीच 9.5 गुने 4 तो 38 मिनट का अंतर होगा। तो कितना हो जाएगा? 10:38 पूर्वाह्न होगा। ठीक है, भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मान तो 38 मिनट अधिक होगा, मतलब 10:38 पूर्वाह्न होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय योमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 14:30 मतलब 2:30 बजेगा। देखिए 120 में से कितना 82.5 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा? 82.5 डिग्री घटाएंगे तो 37.30 आएगा। ठीक है, 37 डिग्री 30 चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 37 डिग्री 30 गुने 4 तो कितना होगा? 150 मिनट अर्थात 2 घंटा 30 मिनट आया। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट मतलब कि चूँकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न मतलब 12 बजे हैं तो इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तो 12 बजे और प्लस 2.5 घंटा मतलब 12 दो 14 14:30 मतलब कि 2:30 बजा है। 14:30 मतलब 2:30 हो गया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है तो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। ठीक है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 30 किस नगर से होकर गुजरती है? तो किससे? तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। डी आंसर होगा। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अर्थात भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो भारतीय मानक समय रेखा है प्रामाणिक मध्याह्न रेखा, वो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। साथ ही यह छत्तीसगढ़ के नगर जगदलपुर से भी होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मतलब 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय के कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 आगे है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है? तो कौन सी भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है।
ठीक है, 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, तो ए आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर पाया जाके कितना? तो 5.5 घंटा का अंतर, 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है, मतलब 5.5 घंटा ज़्यादा, 5.5 घंटा का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? ठीक है, तो यहाँ 5 बजे होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में तीरप में, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो 2 घंटे बाद होगा ना, क्योंकि 2 घंटा का अंतर पड़ता है। गुजरात अरुणाचल प्रदेश क्योंकि पूर्व में है, तो यहाँ सूरज पहले निकलता है। ठीक है, और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच में कितना? 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है, तो 5 2 7 लगभग, यहाँ 5 घंटे, तो यहाँ 7:30 बजे, नहीं 7 बजे प्रातः। ठीक है, 2 घंटे का अंतर, तो लगभग 7 बजे प्रातः यहाँ पे सूर्योदय होगा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के तीरप और गुजरात के कांडला में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्रातः होगा। इसी संदर्भ में भारत को 2 टाइम जोनों में विभाजित करने की मांग की जा रही है। दूरस्थ बिंदु से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कौन सा? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। देखिए डिटेल्स, भारत के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है, एवं मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी तमिलनाडु में। मुख्य भूमि पर सबसे सुदूरस्थ कौन है? तो कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु। ठीक है, और सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गौरमाथा अथवा गुहार मोती गुजरात में है। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु, ठीक है, जो कि गुजरात में है। गौर माता या गुहार मोती गुजरात में। और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु कौन सी है? किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, किबिथु पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी गुजरात है, तो डी आंसर हो जाएगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी गुजरात है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ स्थित है? तो वो है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में, बी आंसर हो जाएगा। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वो बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार मतलब ग्रेट निकोबार में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो सुदूर पश्चिम का बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर ना, 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्वी गुजरात में, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में है। सुदूर पश्चिमी बिंदु, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु 23 डिग्री 7 मिनट, ये पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गौर माता गुहार मोती गुजरात में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इनमें हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु में सबसे पूर्व में अवस्थित कौन सा है? तो लखनऊ है सबसे पूर्व में अवस्थित, ठीक है, क्योंकि लखनऊ देखिए 81 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, ये सब 78, 77 और 77 पर है, तो लखनऊ सबसे पूर्व में स्थित है इनमें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के और भी सब्जेक्ट का वीडियो लाया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और इस तरह की वीडियो से आप अपने तैयारी को और भी मजबूती दे सकें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।